हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे जिसमें फ्यूल्स प्रिंसिपल से हमारा स्टार्ट था। तो फ्यूल्स प्रिंसिपल का हमें नेक्स्ट प्रिंसिपल अब पढ़ना है। यूनिटी ऑफ कमांड तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से इसकी वन यूनिट मीन्स वन प्लान, यानी कि आप जो भी काम करो एक ही डायरेक्शन में, सारे लोगों को एक ही डायरेक्शन में काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जितना भी ये हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेस करता है, ये हमारा बेस करता है कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कि जितना अच्छा एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा उतने अच्छा हमारा एक ही डायरेक्शन में वर्क होता जाएगा। अब एक डायरेक्शन कौन सी है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं, सोप बन रहा है, मेडिकेयर बन रहा है, और जितनी भी चीज़ें बन रही। तो जो मैंने एक डिपार्टमेंट बनाया है उसके लिए जो प्लान बनाया है वो पूरा डिपार्टमेंट उसी प्लान को फॉलो करे। जो मैंने दूसरा प्लान बनाया है, अगर मैंने शैम्पू के लिए कोई प्लान बना रखा है तो पूरा डिपार्टमेंट उस प्लान को फॉलो करेगा। तो एक ही प्लान एक ही डिपार्टमेंट फॉलो करेगा। वन डिपार्टमेंट हैज अ वन प्लान। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो एक ही चीज़, और एक ही डायरेक्शन में सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है हम उसको अचीव करें। जैसे मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम अपने गुड्स को, डिफरेंट गुड्स को सेल करके, अब मेरी एक का गोल भी क्या है, क्या प्लान मैंने बना रखा है, जरूरी नहीं वो दूसरे वाले को फॉलो करे। हो सकता है मैं अलग अलग प्लान पे वर्क करूं, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग गोल डिफाइंड है और उसी के बिहाफ पर उसे काम भी करना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दे दिया कि हमारी एक यूनिट है जिसमें सोप भी बन रहा है, शैम्पू भी बन रहा है, और इसी तरह डिफरेंट दो चीज़ें और भी बन रही। तो हमारा जो भी प्लान बना है उस पूरी यूनिट को उसको फॉलो करना पड़ेगा और अपने मैक्सिमम टारगेट को कंप्लीट करना है। इसी तरह से सेकंड वाला भी हमारा, अगर शैम्पू के लिए हम कोई प्लान बना रहे हैं तो पूरे शैम्पू के डिपार्टमेंट को उस प्लान को फॉलो करना है और साथ ही साथ अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। जो इसमें एम्प्लॉइज एफर्ट करेंगे वो डायरेक्टली उनको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट मीन्स कि जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका सबसे पहले गोल होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करें, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में सोचे, ना कि पर्सनल प्रॉफिट के बारे में। हमें सबसे ऊपर किसको रखना है? जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, और उसके बाद में किस बारे में सोचना है? अपने बारे में सोचना है। इंडिविजुअल को अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि एक मैनेजर, जिसे रॉ मटेरियल एक जगह सस्ते में मिल रहा है, एक जगह महंगे में मिल रहा है, तो अब वो मैनेजर अगर अपने प्रॉफिट के लिए सोचे, अपने कमीशन के लिए सोचे, तो हो सकता है वो महंगे वाले ले रहा है। लेकिन अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स काम करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जहां पर अच्छा और सस्ता रॉ मटेरियल मिले आप वहां उसको यूज करो। एक और एग्जांपल सिंपली ले सकते हैं, शायद ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई हो, और उसी समय एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक करने का टाइम है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस कम हो जाए। इसके बाद अगर ऑर्गेनाइजेशन में मेरे प्रॉफिट आ जाएगा तो हमारे कोई भी मैनेजर्स, यानी टॉप लेवल मैनेजर्स, हमारी सैलरी को या फिर हाई करने में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो हमें किस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और उसके बाद ही वो अपने पर्सनली प्रॉफिट के बारे में सोचे। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे और उसके बाद ही हम अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल पहले अचीव हो जाएगा। सेकंड, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले सोचते हैं और अपने बारे में बाद में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कोऑर्डिनेशन बनता जाएगा। कोऑर्डिनेशन क्यों बनेगा? क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ तो हमें भी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा रिम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन। रिम्यूनरेशन आपको, पर्सन का मतलब होता है कि जो पर्सन जिस तरह से काम कर रहा है हम उसके अकॉर्डिंग उसे अच्छी सैलरी प्रोवाइड करें, कंपैरेटिव सैलरी प्रोवाइड करें। जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है जैसी सैलरीज, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करें, अच्छी गुड कंडीशंस प्रोवाइड करें काम करने की, टाइम टू टाइम बोनस प्रोवाइड करें, उन्हें मोटिवेट करने के लिए बोनस प्रोवाइड करें, या फिर किसी तरह की फैसिलिटीज देते हैं तो उससे हमारा एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम करेगा। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो वो पहली चीज़ तो मोटिवेटेड होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, और सेकंड थिंग
कि अपने जो भी वो कमिटमेंट कर रहा है, काम को सही टाइम पर करने के लिए सोच रहा है, वो भी वो टाइम को सही टाइम पर कंप्लीट कर जाएगा। एम्प्लॉयज़ अपनी इफिशियंसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इफिशियंसी को इम्प्रूव करने से एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेनिफिट होने लगेगा। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, इसका अब एक इसमें भी कंफ्यूजन है। इसका मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रही हूँ कि रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब है कि आप पियोन की और क्लर्क की सैलरी एक बराबर कर दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जो एम्प्लॉय जैसा काम कर रहा है उसको आप उसके अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करो। लेकिन रिम्यूनरेशन आप पर्सन में आप किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करो कि आप किसी को ज़्यादा सैलरी दे, किसी कोई आपका पहचान का बंदा है, कम काम कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो जितना काम कर रहा है उसको उसी तरह मोटिवेशन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम पे आप सैलरी बढ़ाते जाओगे, तो आपका एम्प्लॉयज़ अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ये हो गई हमारी रिम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन। अब हमारा नेक्स्ट यानी कि 8th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर इन फ्यू हैंडेड ओनली। पावर इन फ्यू हैंडेड का मतलब कि जो भी हमारी पावर होगी वो सिर्फ किसके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास ही होगी। यानी कि जितना भी डिसीजंस लेना है वो सिर्फ कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजर, और किसी के पास कोई राइट्स नहीं होगा कोई भी तरह का डिसीजन लेने का। इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप अपनी पावर एंड अथॉरिटीज को सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ इक्वली। जितना भी इनके पास आपने पावर दे रखी है उसे आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाओ, तो वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। हमने पावर सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे इक्वल पावर को डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने कहा कि मिडिल लेवल मैनेजर में हमने पावर को डिवाइड कर दिया, तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमें जितने ही हमारे मैनेजर्स हैं सबको हमने सेम पावर दे दी और उसी के अकॉर्डिंग काम को करते चले जाएंगे। तो फ्यूल्स प्रिंसिपल सेज कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ना ही फुली सेंट्रलाइज करना चाहिए और ना ही फुली डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही आप सेंट्रलाइज करो और जितनी जरूरत नहीं है उसको आप डिसेंट्रलाइज कर दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूनिट्स बनाने की बात करो तो यूनिट्स बनाने में आप सारे राइट्स मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दो, सेल्स मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, सबको प्रोवाइड कर दोगे तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन करने से आपका वर्क बर्डन कम हो जाएगा। इसके अपोजिट जो हमारी कंपनी की सीक्रेसी है, जिससे हमारी कंपनी की सीक्रेसी मार्केट में लीक होने के चांसेस है, उन सारी चीज़ों को आप सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर तक रखो, उसको सिर्फ आप सेंट्रलाइज करके रखो, जिससे कि हमारी कंपनी की कमर्शियल पेपर्स सीक्रेसी मार्केट में लीक नहीं होने पाए, जिससे हमारी कंपनी की कोई भी ऐसी बातें जो मार्केट में लीक होने से हमारी कंपनी को बुरा असर पड़ सकता है वो सारी चीज़ें नहीं हो। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी सीक्रेट थिंग्स है उसके लिए हम सेंट्रलाइजेशन यूज करें, और जो हमारी कॉमन थिंग है जिससे हमारा वर्क बर्डन लेस होने वाला है तो उसको हम डिसेंट्रलाइज कर दें, और उससे डिसेंट्रलाइज करने से हमारा वर्क भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे, जिससे उनके पास अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलरशिप। अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलरशिप कई बार एग्जाम में आता भी है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलरशिप, ये मैंने एक पिरामिड बना रखा, आप शायद देख सकते हो, ABCD और दूसरी साइड लिखा है FGH और I। अब A हमारा टॉप लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर और ऐसा लो लेवल मैनेजर तक है। तो अगर किसी भी पर्सन को कम्युनिकेट करना है तो वो एक सीक्वेंस में ही कम्युनिकेट कर सकता है। यानी E को अगर A से बात करनी है, E को अपनी कोई भी बातें A तक पहुंचानी है तो पहले से D से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, D C से कम्युनिकेट करेगा, C B से कम्युनिकेट करेगा और तब बातें जाके किसके पास पहुंचेंगी, A के पास। सी पहले I के पास, I को कोई बात कम्युनिकेट करनी है तो I से H तक जाएगी, H से G तक जाएगी, फिर G से F तक जाएगी और उसके बाद हमारी बात A तक जाएगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमेशा डाउनवर्ड से हम इस फ्लो को करते हैं, अपवर्ड भी यही फ्लो सेम आएगा कि अगर A से हम B में बात पहुंचेगी, B से C में, C से D में, ये दोनों हमारी सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए कि हम A तक कम्युनिकेट करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो हमारा वर्क प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, तो इसके हम डायरेक्टली एक सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे E I को कम्युनिकेट कर सकता है, और जो हम ये कम्युनिकेशन करते हैं इसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसे क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक हम कर सकते हैं, लेकिन ये इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में करना है। अब कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें एक सिस्टमैटिक चेन है कि सिस्टमैटिक
चेन से आप अपनी बातों को ई की डायरेक्ट अपनी किसी भी बात को ए टॉप लेवल मैनेजर तक नहीं ले जा सकता, ए अपनी किसी भी बात को डायरेक्टली वर्कर तक नहीं ले सकता, उसको बीच में सारे लोगों को फ्लो करना, सारे लोगों को अपनी बातों को पहुंचाना पड़ेगा, तभी उसके बाद एक सिस्टमैटिक वे में जाएगी। और इसमें नो कम्युनिकेशन, इस तरह से कम्युनिकेशन गैप नहीं रह जाता, यानी जितने भी हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है सबको एक तरह की बातें पता चल जाती है, जिससे इजीली बात हमारे टॉप लेवल मैनेजर तक पहुंच जाती है। थैंक यू क्लास।